हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ दिल्ली आईआईएस सीतापुर। तो लास्ट सेशंस में अभी तक हम मैथ्स का पार्ट कर रहे थे जिसमें हमने बेसिक पूरा कंप्लीट कर लिया। तो बेसिकली हमने 3 पार्ट में मैथ्स को डिवाइड किया था कि हमारा जो अभी एडवांस का पार्ट होगा मैं अलग कोर्स में पढ़ाऊंगा, अरिथमेटिक का अलग, और जो बेसिक्स होंगे वो अलग पढ़ाऊंगा। तो बेसिक का अभी तक मैं डिस्कस कर रहा था और बेसिक के कुछ लास्ट 1-2 बचे हैं टॉपिक्स, वो भी क्लियर हो जाएंगे जल्दी आपके। जैसे हो गया नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड आउट करना, ठीक है। तो आखिर कौन से नंबर्स हैं जो जीरो क्रिएट करते हैं, या फिर जो भी हमारा अभी तक सीक्वेंस एंड सीरीज़ का पार्ट चल रहा था उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ में हमने लास्ट जो पार्ट 1 मेरा आया था उसमें पढ़े थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे उससे ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, यानी समांतर श्रेणी का, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ ऐसे फॉर्मूले पढ़ेंगे जो हमें हमारे लिए डेली लाइफ में तो ज़रूरी हैं ही, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो आप देते हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो बात करते हैं, जैसे मेरे पास कभी कभी पूछ लिया जाता है, या जब आप फिगर काउंटिंग वाली चीज़ें पढ़ेंगे तब ये चीज़ें आपके लिए ज़्यादा आसान होंगी कि तुरंत जैसे 100 ट्रायंगल्स दे दिए, तो वहाँ पे जब आप चीज़ें अप्लाई करते हैं तब आपको पता चलता है कि एक्चुअल में इन फार्मूलाज का क्या हमारा डेली लाइफ में रोल है, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर। अब इससे एक कंक्लूजन निकल रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, इनका पहली बात तो इंटीजर्स के बारे में डिस्कस करें तो उसको हमने 3 पार्ट में पहले ही डिवाइड किया था कि यार एक जीरो वाला पार्ट हो गया, एक मेरा नेगेटिव वाला पोर्शन और एक पॉजिटिव वाला पोर्शन। तो पॉजिटिव वाले पोर्शन कौन कौन सी चीज़ें कंसिस्ट कर रहे थे, हमारे जो भी काउंटिंग नंबर्स यानी नेचुरल नंबर थे वो चीज़ें आ रही थी यहाँ पे। कहने का मतलब अगर हम पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो मेरे नेचुरल नंबर उनको हम कहेंगे, मतलब 1 से लगाकर इन्फिनाइट तक जितने भी नंबर्स होंगे वो मेरे पॉजिटिव इंटीजर्स का पार्ट होंगे, ठीक है। तो या फिर मैं कह लूँ पॉजिटिव इंटीजर और फर्स्ट नेचुरल नंबर n नंबर, ठीक है। वो आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसको मैं बताता हूँ आपको कि इसके लिए फॉर्मूला बनाया गया n(n+1/2)। सपोज आपको कॉन्टिन्यूसली 6 नंबर्स का सम निकालना है। 6 नंबर्स का सम इन द सेंस 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। मुझे डायरेक्टली नहीं करना, मतलब मुझे ऐड नहीं करना, मुझे लग रहा है थोड़ा सा लेंदी। अभी पूछ ले 24 का बताइए, 28 का बताइए, तब आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी कठिन हो जाती हैं। इस वजह से ये फॉर्मूला बनाया गया। अब इसमें आपको करना क्या पूछा गया, इसमें फर्स्ट 6 नंबर्स का क्या बताइए, मुझे सम करके बताइए। तो मेरे पास नंबर्स टोटल कितने हैं 6, जो कि आपको कहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे। मतलब सम ऑफ फर्स्ट जितने भी नंबर्स का पूछे, यानी n जो वैल्यूज होगी, मतलब यहाँ पे पूछा मैंने कि सम ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स का सम बताइए। मैंने क्या किया, 6 का पूछा तो मैंने n की वैल्यू क्या रख दी 6, फिर 6 + 1/2 कितनी आ गई 3, यहाँ से कटने के बाद, और 7 × 21। अब चेक कर लेते हैं ऐड करके क्या सेम वैल्यूज आ रही हैं या नहीं। तो मैंने चेक करना स्टार्ट किया, 4 3 7 2 9 1 10 और 6 5 11 21, ठीक है। तो मतलब ये वाला फॉर्मूला वैलिड हो गया। तो ये हमारा डेली लाइफ में कैसे काम आएगा। सपोज जब आपके फिगर काउंटिंग वाला जो रीजनिंग में पार्ट है, जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि इतने सारे आपको ट्रायंगल्स गिवन है ऐसे, तब बताइए कि कैसे आप फाइंड आउट करते। तो आपको एक क्या होता है कि ये फॉर्मूला होता है 2 3 4 5 6, तो डायरेक्टली ऐड करना पड़ता है। तो वहाँ भी ये चीज़ें काम आएंगी। ये कहने का मतलब है कि ये जो फॉर्मूलेज होते हैं हमारे किसी ना किसी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, बीच में कुछ क्वेश्चन पुटअप हो गया कि ऐसे बताइए, सम बताइए 6 का, फिर उसको उससे मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये जब चीज़ें आपको ट्रिक्स पता होंगी तब आप चीज़ें ईजिली कर पाएंगे। तो ये तो था हमारा पहली ट्रिक कि सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स का सम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। नेक्स्ट ट्रिक है मेरी, सेकंड ट्रिक नहीं है, ये फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। तो मैं अपना नेक्स्ट रखता हूं, जैसे आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर्स बताइए, पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर्स बताइए। मतलब कहने का मतलब जितने भी मेरे पॉजिटिव नंबर यानी नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर का सम बताइए। 1 से लगाकर इन्फिनाइट तक कहीं से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर आपसे पूछ लेता है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, सिमिलरली 5 का स्क्वायर, ऐसे पूछ लिया कि फर्स्ट 5 जो मेरे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं उनके सम का स्क्वायर बताइए। स्क्वायर के जितने भी उनके स्क्वायर्स होंगे उनका सम बताइए। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा यहाँ पे, या फिर कह लीजिए फॉर्मूला कैसे होगा, सम ऑफ
सम ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर, ठीक है। n क्या है मेरा नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर बताइए, ठीक है। तो अगर मुझसे कह देता है कि फर्स्ट 5 बताइए तो मैं 5 करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। जैसे मुझे पूछ लिया यहाँ पे कि आप पूरा बताइए, 25 आ गया, ये 4 का आ गया 16, ये आ गया 9, ये आ गया 4 और ये आ गया 8। अब ऐसे मैं चीज़ें करूँगा तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएंगी, मुझे टाइम टेकिंग हो जाएंगी ये चीज़ें। लेकिन अगर मैं फार्मूले के हिसाब से करता हूँ तो चीज़ें मेरे लिए क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। और फार्मूला इसके लिए क्या है, n+1 2n+1/6। अगर मैं ये n की वैल्यूज जो भी फर्स्ट 5 पूछा गया तो 5 क्या है यहाँ पे मैक्सिमम नंबर है जो मुझे पूछा गया, तो मैं n की जगह 5 वैल्यू रख दूंगा तो मुझे क्या होगा, डायरेक्टली ये जो सम है वो डायरेक्टली मुझे फाइंड आउट होके आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप ये चीज़ें करते हैं तो उससे काफ़ी हद तक ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया गया है, ठीक है। तो फॉर्मूले के बेसिस पे आप चीज़ें करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान होंगी वो चीज़ें, ठीक है। इसी तरीके से मैं 2-3 फॉर्मूले और आपको लिखवा देता हूँ और बता देता हूँ आखिर वो कैसे यूज़ होंगे, ठीक है। अगर पूछ ले इसी हिसाब से मेरे पास कि सम ऑफ फर्स्ट n क्यूब का सम बताइए, ठीक है ना। जैसे मेरे पास 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ऐसे मुझसे 25 नंबर्स का क्यूब पूछ लिया तो मैं अब डायरेक्टली सबके क्यूब ना मुझे याद होते हैं तो मैं पहले तो कैलकुलेट करूँगा सबके क्यूब्स, फिर उनको ऐड करूँगा, तो इसमें लग जाता है मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम। तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला बनाया गया। अगर पूछ लेता है कि जैसे मान लीजिए मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ये पूछ लिया मुझसे। चलो मुझे इसके बारे में पता था, मैंने बता दिया इजीली कि 3 होता है, ये 8 होता है, ये 27 होता है। इसको ऐड करके मैं जल्दी से बता दूंगा। लेकिन मुझसे अगर पूछ लेता है फर्स्ट 16 का बताइए तो आप 16 तक तो निकालेंगे नहीं। उसके लिए फॉर्मूला बनाया गया ये कि सम ऑफ फर्स्ट n क्यूब्स का क्या होगा, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट n क्यूब, जो भी मेरे नेचुरल नंबर्स के क्यूब होंगे उनका सम क्या होगा, तो वो ये निकल के आया कि n+1/2 का होल स्क्वायर। सपोज मुझसे यहाँ पे क्या पूछा था, 3 का, तो पहले 3 नंबर्स तो आप क्या करेंगे, n की जगह पे यहाँ वैल्यू 3 पुट कर देंगे। 3 ये कितना हो जाएगा आपके सामने, 4/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 144/4, जो भी आपका आंसर आएगा वो आप इजीली निकाल के रख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे मेरा यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 4 3 12 और 2 3 8 24, तो आप चेक करेंगे जब तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 38 आपको एज अ आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। 27 और 3 30 और ये 8 जोड़ेंगे तो 38। तो आप फॉर्मूले के हिसाब से ये चीज़ें आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, इसी से कुछ ऑड इवन वाले कॉन्सेप्ट भी निकले। ऑड इवन का मतलब समझते हैं आप लोग कि जो विषम होती हैं उनको हम ऑड बोलते हैं और जो इवन होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं, ठीक है। तो उनके लिए क्या निकाला गया, एक अलग रूल बनाया गया। अगर मुझसे पूछ लेता है डायरेक्टली 1 का क्यूब बताइए, मतलब ऑड का क्यूब पूछता है, 1 का क्यूब बताइए, फिर 3 का क्यूब बताइए, फिर 5 का क्यूब बताइए, तो ये मेरे क्या हो गए, फर्स्ट नेचुरल नंबर तो हैं ये, लेकिन वो कौन से हैं, ऑड हैं। इसी प्रकार से अगर इवन का पूछ ले तब आप क्या करेंगे, तो उसके लिए भी फॉर्मूला बनाया गया, ठीक है। तो मैं पहले बात कर लेता हूँ इसी प्रकार से स्क्वायर की। स्क्वायर्स में क्या क्या कॉन्सेप्ट रखे गए, ठीक है। तो स्क्वायर में पहले ऑड वाला केस आ गया, फिर इवन वाला केस आ गया, ऑड वाला केस आ गया और इवन वाला केस आ गया, ठीक है। तो मुझसे पूछा कि सम ऑफ फर्स्ट इवन एन स्क्वायर्स बताइए, मतलब कहने का मतलब 2 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, या पूछ लिया ऑड का बताइए तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। इसी प्रकार से क्यूब का आप अप्लाई कर सकते हैं अपने आप, ठीक है। तो मुझसे अगर पूछ लेता है स्क्वायर्स इवन और ऑड के, तब मैं क्या कॉन्सेप्ट लगाऊंगा वो समझते हैं। तो ऑड वाले केस में क्या था आपका कि ऑड में आपको करना क्या होता है, केवल एक चीज़ याद रखनी है कि ऑड वाला केस जब स्क्वायर में होगा, स्क्वायर में पहली बात तो अपॉन में दोनों चीज़ें रहेंगी, तो याद करने की एक ट्रिक भी बन जाती है कि स्क्वायर्स में क्या होगा आपके साथ कि अपॉन में 3 वाली चीज़ें आपके साथ हमेशा रहेंगे, अपॉन में 3 रहेगा, ये आप याद कर लीजिए ऑड वाले केस में चाहे इवन वाले केस में। तो ऑड में क्या होता है, एक याद करने की ट्रिक और देख लीजिए कि इसमें क्या होता है, n बाहर रहता है 2n+1 और 2n-1, ये आपको याद रखना है इतना, ठीक है। और फिर बात करूँ जब मैं इवन वाला केस, तो उसमें क्या होता है, ऐसे इवन वाला केस आप लेते हैं तब आप उसमें क्या करेंगे कॉन्सेप्ट, अपॉन 3 और फिर उसमें क्या करना है ऊपर आपको
स्क्वायर के केस में बात चल रही है, स्क्वायर्स कौन कौन से होंगे मेरे, 1 का स्क्वायर, अगर ऑड के केस में आ गया तो 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, और इवन का केस अगर मैं ले लूँ तो कौन से स्क्वायर्स आएंगे मेरे पास, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है, फिर 10 का स्क्वायर। ऐसे आपको चीज़ें अपने आप रिकॉल करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसमें क्या होता है 2n प्लस 1, सॉरी 2n प्लस 1, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक है। हाँ मैं देख लेता हूँ एक बार, ऑड वाले इवन वाले केस में 2n प्लस 1, हाँ यहाँ पे n प्लस 1 होगा, एक चीज़ यहाँ पे छूटा रह गया, यहाँ पे 2n प्लस 1 है और यहाँ पे n प्लस 1 है, ठीक है, 2n प्लस 1, इतना तो क्या हो गया इवन वाले के लिए, केस के लिए इतना वैलिड हो गया। और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अपॉन में क्या रहेगा, 3 दोनों में रहेगा, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इवन वाले केस में कभी जब भी आपसे पूछ ले कि इवन वाले केस में आपको क्या करना है, तब आपको क्या दिमाग लगाना है कि ये वाले फॉर्मूले बना देने हैं इवन के लिए, और ऑड के लिए ये वाले फॉर्मूले। ये तो था मेरा स्क्वायर्स का। अब आप पूछ लेता है अगर क्यूब का, तब आपको क्या करना है, क्यूब के लिए आपको करना क्या है, सिंपली इवन के लिए अलग कॉन्सेप्ट और ऑड के लिए अलग कॉन्सेप्ट लगा के रख देना है। हाँ तो ऑड के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे मेरे पास ऑड के नीचे कुछ वैल्यूज़ आ जाती हैं क्यूब की और इवन के नीचे कुछ वैल्यूज़ आ जाती हैं, तब आपको क्या करना है, जस्ट इसका रिवर्स कर देना है। बस जैसे मान लीजिए आपने अभी तक क्यूब के लिए क्या पढ़ा था, क्यूब के लिए मैंने पढ़ा था कि आपको करना क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये किसके लिए था, ऑड वाले कॉन्सेप्ट के लिए था। ऑड वाले कॉन्सेप्ट के लिए नहीं, खाली क्यूब वाले के लिए था, लेकिन आपको इसको कन्वर्ट कर देना ऑड में। तो ऑड में कन्वर्ट अगर करना है तो ये 2 बाहर ले आइए और n बाहर ले आइए, बस इतना सा आपको याद रखना है। इसमें क्या करना है, आपको 2 को उठा के बाहर रख देना है, फिर n प्लस 1 का होल स्क्वायर कर देना है। ये क्या हो जाएगा, ऑड वाला केस, ठीक है, ऑड वाला केस हो जाएगा। और फिर सॉरी ये इवन वाला हो जाएगा, ठीक है। और ऑड वाला केस मैं आपको बता दूं, इसमें ऑड वाला क्यूब के केस में बता रहा हूँ, क्यूब में क्या होगा, n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये चारों फॉर्मूले थे जो आपको याद रखने थे। इवन और ऑड में कन्फ्यूज़न हो रही हो तो एक ही नीचे मैं कर देता हूँ इस फॉर्मूले को, ठीक है। जैसे ये ऑड के नीचे ऑड ही कर देता हूँ मैं। ऑड में आपको क्या याद रखना है, n स्क्वायर और 2n स्क्वायर माइनस 1, इतना याद रखना है। फिर सिमिलरली इवन का केस अगर पूछ ले तो इसको उठा के बाहर रख देना है, 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपको फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, ठीक है। और आपको कॉन्सेप्ट सारे बता दिए कि ऑड में क्या होगा, इवन में क्या होगा। अब बात कर लेते हैं एपी की। एपी मतलब समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का मतलब क्या हुआ, आप लोग यहाँ से गैस लगाएंगे कि समांतर श्रेणी क्या हो। सीरीज तो मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसमें कुछ पैटर्न चल रहा हो, कॉन्टिन्यूसली कुछ पैटर्न चल रहा हो, उसको हम क्या बोलेंगे, सीरीज, जो हम अभी तक रीजनिंग में पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अरिथमेटिक मतलब समांतर में क्या, समांतर में मतलब कुछ समान ऐसा दिख रहा हो। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या चीज़ है, कॉमन डिफरेंस है जो इन चीज़ों पे बेस्ड है, मतलब इन चीज़ों पे वैलिड है, जो लगती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के केस में। तो मैं कह दूँ अगर कोई भी कॉन्जिक्यूटिव चीज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या ये एपी में है। तो एपी में आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस आपको ऑलवेज चेक करना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं वो समझते हैं। कॉमन डिफरेंस होता क्या है, CD होता क्या है, जो आपकी ये वाली वैल्यूज़ हुई सेकेंड वाली, सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म को आपस में क्या करना होता है, माइनस करना होता है आपको। सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म को आपस में जब माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा जो भी कॉमन डिफरेंस होगा किसी भी पर्टिकुलर एपी का। मतलब समांतर श्रेणी में जो भी आपका कॉमन डिफरेंस होगा वो आपको फाइंड आउट कर पाएंगे इजीली, ठीक है। मैं अगर पूछता हूँ कि आपको ऐसे भी निकाल सकते हैं, मतलब सेकंड टर्म ही ज़रूरी नहीं है, आप थर्ड से सेकंड का कर सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंस निकाल सकते हैं, फोर्थ का थर्ड से निकाल सकते हैं। मतलब एक पीछे वाले से अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो जो भी आपको डिफरेंस प्राप्त होगा वो सीरीज़ में कांस्टेंट होगा, वो बदलेगा नहीं उसको, तभी मैंने बोल दिया कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो अब क्या पूछा जाता है एक्चुअल में वो देखते हैं। 1 2 3 एग्जाम्पल और देता हूँ। क्या ये बताइए कि क्या ये एपी में है समांतर श्रेणी में, 8 10 12, ठीक है।
2 4 6 8 10 12। तो मैं चेक करता हूँ कि यार यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे सब में 2 का डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंस अगर एक जैसा है तो मैं क्या बोल दूंगा, वो चीज़ वो सीरीज एक क्या है, एपी में है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्मूले की। इसमें फॉर्मूले कौन कौन से बनाए गए? तो एक फॉर्मूला था टू फाइंड nth टर्म। कोई भी nth टर्म है किसी भी सीरीज का, वो कैसे फाइंड आउट करें अगर कोई भी पर्टिकुलर सीरीज एपी में है तो। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्वेश्चंस आपको बताता हूँ कि कैसे आपको करना। पहले तो फॉर्मूला ही देख लेते हैं। तो फॉर्मूले में आपको क्या करना है कि जो भी tnth टर्म होगा, जो भी आपका n टर्म होगा, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, a n-1 और ये लास्ट में d। तो ये समझते हैं फॉर्मूला है क्या। आपको फाइंड आउट करना है n टर्म, वो क्या है आपका tn से आपने डिनोट कर दिया, और इसमें a क्या है, फर्स्ट टर्म, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, -1 आपको पता ही है, -1 जितनी भी टर्म्स गिवन होंगे उसमें से क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे d क्या है, कॉमन डिफरेंस, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जो फॉर्मूले हैं वो मैं देख लेता हूँ। एक और फॉर्मूला है इसमें, सम ऑफ nth टर्म, मतलब n टर्म मुझे दे दिए कि 26 टर्म दे दीजिए किसी भी एक पर्टिकुलर सीरीज़ के, और बताइए उनका सम क्या होगा, जितने भी टर्म्स होंगे। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो जितने भी 8 टर्म्स हैं उनका सम क्या होगा, उसके लिए भी फॉर्मूला बनाया गया। तो फॉर्मूला क्या था, n/2 2a n-1 d, ये फॉर्मूला बनाया गया। ठीक है, अगर लास्ट टर्म गिवन हो, सम में ही बात चल रही है यहाँ पे, अगर सम में किसी भी पर्टिकुलर सीरीज का लास्ट टर्म गिवन हो, तब आपको क्या करना पड़ता है, सम ऑफ ऑल टर्म्स n/2 a + l। l यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म। तो आपको ये फालतू की चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको लास्ट टर्म ऑलरेडी गिवन है तो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो एपी से हमारे लिए रिलेट करते हैं। ठीक है, उसकी क्वेश्चंस की बात कर लेता हूँ। उससे पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं, क्या एपी में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें डिफरेंस क्रिएट कर सकती हैं, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकती। अगर आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए 3 ऐसे, एज्यूम करके बताइए कि यार 3 ऐसे टर्म बताइए जो किसी भी एपी में है, उसको मैं किसी नंबर से नहीं डिनोट करूँगा, केवल आप वेरिएबल्स लेंगे। ठीक, तो मैंने ले लिया a कोई नंबर है बीच का, उससे पहले भी कुछ होगा, उससे पहले भी कुछ होगा, ये तो ऑड केस के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा बीच का टर्म है, तो इससे पहले वाला टर्म क्या हो जाएगा, a - d, यही तो होगा, क्योंकि मैं अगर डिफरेंस इसमें से माइनस कर दूँ तो उससे पहले वाला मुझे पता चल जाएगा। आगे की बात करूँ तो a + d हो जाएगा, क्योंकि अगर डिफरेंस में ऐड कर दो तो मुझे आगे वाला टर्म पता चल जाएगा। ये ऑड केस के लिए। अगर मुझसे 3 के लिए पूछता तो मैं ये करूँगा, और मुझसे अगर क्या पूछता है, इवन वाले केस के लिए, और उसमें 5 पूछता है, सॉरी ऑड के लिए पूछता है और 5 के लिए पूछता है, तब आप क्या करेंगे, 2 टर्म बनाते चले जाएंगे, a - d, a - 2d, a + d, a + 2d। आपको करना क्या है, केवल डिफरेंस ही तो ऐड करना है उसमें, और इवन के लिए कुछ भी ऐसा कैटेगराइज नहीं किया गया। तो इवन के लिए कोई भी कंडीशन वैलिड हो सकती है। ठीक है, क्योंकि उसमें 4 बनेंगे, 2 बनेंगे, तो आप पता नहीं लगा सकते उसमें एग्जैक्टली होगा क्या। बस एक चीज़ पता लगा सकते हैं, अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं तो आप चीज़ें निकाल सकते हैं +1 - 1 ऐड करके। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ मेरे अगले क्वेश्चन की। उससे पहले एक चीज़ और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5, कोई एक सीरीज़ है, वो एपी में है, तो उसमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इफेक्ट नहीं करती हैं। सपोज मेरा a1 a2 a3 a4 a5, ये सारी चीज़, ये सीरीज़ जो है मेरी एपी में है, तो अगर हम कोई भी कांस्टेंट, मतलब अगर सपोज 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरी सीरीज़ में, तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये चीज़ आपको बतानी है। ये क्या है, मेरा कोई कांस्टेंट है जो कभी भी चेंज नहीं होगा, के मैं मान सकता हूँ इसको। अगर मैं डिवाइड कर दूँ a/2 a2/2 a3/2, सेम नंबर से कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं आप, कोई भी नंबर डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रहे कि जो भी एपी होगी उसमें मुझे एक ही नंबर, जो भी मेरा कांस्टेंट होगा, उसी से मुझे डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है। तो एपी पे मेरी कोई भी इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो एपी से रिलेटेड हैं।
हाँ, पहला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 1, 5, 8, 11 डैश 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 और 25वां टर्म पूछ रहा है मुझसे। तो पहले तो ये क्वेश्चन को समझते हैं, ये है क्या, क्या रहा है ये क्वेश्चन। 5 मुझे दिया है, 8 दिया है, 11 दिया है, फिर डैश 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 करके बताइए कि आपका 25वां टर्म इसी प्रकार से सीरीज में क्या होगा। तो मैं चेक कर लेता हूँ इसमें क्या है, क्या क्या। पहला टर्म क्या है मेरा, 5 है, 5 के बाद 8, मतलब डिफरेंस आप अगर चेक करें 8 और 5 के बीच तो 3 का आ रहा है। फिर मैंने डिफरेंस चेक किया 11 और 8 के बीच तो मुझे 3 का दिखा। तो मुझे एक कॉमन डिफरेंस यहाँ पे दिखा, मतलब ये जो सीरीज मुझे गिवन है ये सही है और इसमें एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है जो कि है 3। और जो मेरा पहला टर्म है a, और मुझे निकालना क्या है, 25 कोई टर्म होगा वो निकालना है, ठीक है। तो मैंने अभी फॉर्मूला पढ़ा कि जब भी आपको nth टर्म किसी भी AP का निकालना हो तब आप क्या करते हैं, फॉर्मूला को नोट डाउन कर लीजिए, TNA n-1D, यही तो करते हैं आप, ठीक है। तो मुझसे पूछा क्या है, 25वां टर्म पूछा, तो मैं 25वां टर्म लिख दूंगा। तो 25वां टर्म क्या होगा, a आपको पता है 5, ठीक है। n पूछा है कितना, n कितना हो जाएगा यहाँ से 25, 25 - 1 और d कितना निकल के आया 3। तो 25वां टर्म क्या हो जाएगा मेरा 5 + 24 × 3, तो 24 × 72 + 5 = 77। तो आप ऐसे भी निकालते चले जाएंगे, 11, 13 कितना हो जाएगा 14, फिर 17, फिर 20, तो ऐसे ऐसे एक टर्म आएगा 25वां टर्म जो क्या आ जाएगा 77, जो हम इजीली फॉर्मूले के बेस पे कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 हाँ, इसी प्रकार मैंने दूसरा क्वेश्चन ले लिया 4, 9 और मेरे पास हो गया 14। सिमिलरली मैंने ले लिया यहाँ पे 75वां पद, बताइए। मतलब 75 वाला कोई टर्म होगा जो मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, जो मेरा TN वाला फॉर्मूला था उससे मैं इजीली चीज़ें फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा फॉर्मूला जो था वो nth टर्म को, किसी भी nth टर्म को फाइंड आउट करने के लिए था किसी भी AP में, ठीक है। nth टर्म में मैं क्या करता हूँ, मुझे कौन सा पूछा है 75 वाला टर्म पूछा है, तो मैं 75 वाला टर्म बराबर a + n कितने हैं 75 और माइनस कितना हो जाएगा 74 और इनटू में क्या आ जाएगा डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 9 में से 4 माइनस करेंगे आपको डिफरेंस फाइंड आउट कर मिल जाएगा। तो 74 × 5 और +4। कैसे फाइंड आउट किया इसको अब समझते हैं फिर से, जिनको नहीं समझ में आया। TN = a n-1 × d, यही तो है। तो TN मेरा मुझे निकालना कौन सा पद है 75वां पद, और यही नंबर ऑफ टर्म्स है मेरे पास। a क्या है मेरा 4, n मेरा क्या हो जाएगा 75 और क्या लिखना था 75 - 1 जो कि क्या हो गया 74। सिमिलरली d कितना हो जाएगा आपका, d आ गया 5, क्योंकि मैंने सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस किया, तो मुझे कॉमन डिफरेंस किसी भी पर्टिकुलर AP का मिल गया, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझते हैं। 81, 72, 81, 72, 63, which term is 0? Which term is 0? ठीक है, तो इन्होंने पूछ लिया, एक मुझे उल्टी सीरीज दे दी। उल्टी सीरीज का मतलब 81 है, फिर 72 हुआ, फिर 63 हुआ, तो ऐसे ऐसे मैं चलता चला जाऊंगा। देखिए यहाँ पे कम हो रही है, संख्याएं कम हो रही हैं, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जब 0 हो जाएगा कोई टर्म। तो वो जो 0 वाली कंडीशन है, जब टर्म ही मेरा 0 हो रहा है, तो टर्म ही जब 0 हो गया तो निकालने की जरूरत है कुछ। 0 मेरा टर्म है, तो मुझे ऐसा कौन सा नंबर ऑफ टर्म होगा वहां तक जाने के लिए जो मुझे क्या बना देगा 0 बना देगा, इस कंप्लीट सीरीज को 0 बना देगा। तो 0 मैंने क्या लिख दिया, जो भी मेरा टर्म होगा a n-1 × d, यही तो करते हैं हम। तो 0 मेरा क्या है, जो मुझे टर्म निकालना वो तो 0 है ही, लेकिन मुझे क्या निकालना है, n की कोई ऐसी वैल्यू निकालनी है, ऐसा कौन सा टर्म होगा जो इस पर्टिकुलर नंबर को 0 बना देगा, ठीक है। तो मुझे सीरीज में पता है a कितना है 81,
n क्या है मुझे पता ही नहीं, क्योंकि नंबर ऐसा मुझे टर्म ही निकालना है ना जो पूरी सीरीज को क्या बना दे, जीरो बना दे। ऐसा मुझे टर्म निकालना है जो क्या हो, जीरो हो, ठीक है। क्योंकि ये क्या हो रही, धीमे धीमे घट रही है सीरीज, तो एक ऐसी स्टेज आएगी जब जीरो आ जाएगा इसके हिसाब से, ठीक है। तो जीरो मुझे पता चल गया, मुझे टर्म निकालना है। 81 मेरा a है और n के बारे में मुझे पता नहीं है, n-1 और d निकाल सकता हूँ मैं कैसे, 72 में से कितना घटा दूँ, 81 घटा दूँ, ठीक है। कितना आ जाएगा, माइनस का 9, तो आप निकाल लीजिए इजीली। 81 प्लस -9n प्लस 9, ठीक है। आप क्या करेंगे, n को उधर ले जाएंगे तो 9n बराबर कितना हो जाएगा, 90, n बराबर 10। तो मतलब 10वां टर्म ऐसा धीरे धीरे करके ऐसा 10वां टर्म होगा जो इस पूरी कंप्लीट AP को क्या बना देगा, जीरो बना देगा, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। दो 5 8 44 कौन सा पद होगा, पद होगा। तो ये क्वेश्चन समझते हैं। पहले मुझसे पूछा कि जीरो कौन सा टर्म होगा, मतलब n वो कौन सी वैल्यू, कौन सी n की ऐसी वैल्यू होगी जिसपे जो मेरा टर्म आ जाएगा वो जीरो आ जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है n की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसपे ये जो पर्टिकुलर सीरीज है मेरी वो 44 पे आके रुकेगी। मतलब कहने का मतलब है 44 मेरा क्या है, टर्म निकल के आ गया, nth टर्म क्या है मेरा 44, लेकिन मुझे निकालना क्या है, नंबर ऑफ टर्म जिसपे ये AP सीरीज कहाँ पे जाके रुकेगी, 44 पे जाके रुकेगी, ठीक है। तो मैं इसको फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ, n-1 इंटू डी, ठीक है। तो 44, a कितना है मेरा 2 और n-1 क्या हो जाएगा, n मुझे पता ही नहीं है, तो n-1 ऐसे और d बराबर, इसमें से माइनस करके देख लीजिए 3 आ जाएगा आपका, 44 2 3n-3, ये कितना निकल के आ गया 43, d मेरा कितना निकल के आ गया 4 और 2 5 3 और 44 मेरा कौन सा पद है 44, तो 44 और a हो गया इतना n-1 3n-3 और 44 जब इधर आके चला जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे सामने 44 और ये हो जाएगा 3n-1 और ये इधर चला जाएगा 45 और 3n, तो n कितना निकल के आ जाएगा 15, ठीक है। 15वां टर्म ऐसा होगा जो मेरा क्या इस पर्टिकुलर सीरीज को कहाँ पे ले जाएगा, 44 पे ले जाएगा, ठीक है। बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। हाँ, 2 क्वेश्चन और मेरे पास बचे हैं लास्ट के, वो देख लेते हैं जल्दी से। और ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं मेरे एग्जाम में, ठीक है। 7th टर्म का 7 टाइम, 7th टर्म का 7 टाइम्स 11 टर्म के 11 टाइम्स के बराबर है, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है, तो बताइए इसका 18th टर्म कौन सा होगा, 18th टर्म कौन सा होगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि 7th जो टर्म है मेरा उसका 7 टाइम्स 11 टाइम्स के कौन से किसके मल्टीपल के बराबर है, 11 टर्म के, ठीक है। 7th टर्म का 7 टाइम्स 11th टर्म के 11 टाइम्स के बराबर है। तो कहने का मतलब जो भी 7th टर्म होगा मेरा 7 टर्म होगा क्या, तो 7 टर्म क्या आपका निकल के आएगा, T7 बराबर a n-1 बराबर d, यही तो आएगा। तो आपका इसमें क्या निकल के आएगा a, और मुझे टर्म कौन सा निकलना है 7, तो कितना आ जाएगा 6d, यही तो आएगा। तो ये मेरा क्या हो गया 7 टर्म, और 7th टर्म का 7 टाइम, तो इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, किसके बराबर है 11 टाइम के इतने के बराबर 10d। अब ये मत पूछेगा ये कैसे आया, ये सेम कॉन्सेप्ट से आया, क्योंकि 11 टर्म आप जब निकालेंगे तो n-1 करेंगे तो क्या आ जाएगा d आ जाएगा। तो मेरा इतना निकल के आ गया। तो मैं देख रहा हूँ इसमें अब क्या होगा a + 6d और ये नीचे आ जाएगा a + 10d और ये यहाँ 11 रहेगा, ये 7 हो जाएगा, ठीक। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा आपस में, इसको कितना आ जाएगा 7a बराबर 42d, ये कितना आ जाएगा 11a बराबर प्लस मेरा हो जाएगा 110d, इतना मेरे पास निकल के आ जाएगा, ठीक है।
अब मैं माइनस कर देता हूँ चीज़ें, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो दोनों जब मेरे पास निकल के आएंगे ओवरऑल तो क्या निकल के आएंगे, इधर आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 4a प्लस 68d, इतना निकल के आ जाएगा जब आप माइनस करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी चीज़ें सिंप्लीफाई हो रही हैं, कैसे सिंप्लीफाई, क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 से जब डिवाइड होगा तो 4 इधर आ जाएगा, a प्लस 17d इधर आ जाएगा, तो ये जब नीचे आ जाएगा 0 अपॉन कुछ भी होता है तो क्या आ जाता है, ओवरऑल 0 आ जाता है, ठीक है। तो a प्लस 17d है क्या, a प्लस 17d आपको कौन सी टर्म हो जाएगी, 18वीं, क्योंकि आप जब जितने भी टर्म्स निकालते हैं उससे से एक कम क्या आता है, मेरा d निकल के आता है, तो ये 18वीं टर्म हुई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो 18वीं टर्म आपने पूछी थी वो क्या निकल के आ गई, 0 निकल के आ गई, तो 0 मेरा आंसर हो जाएगा। इसके लिए एक ट्रिक बताता हूँ आपको कि क्या करना होगा आपको, कि ये जब भी आपको दिखे 7 टाइम्स या फिर 11 टाइम्स तो आप इन दोनों को ऐड करके देख लिया करिए, 7 टाइम्स और 11 टर्म को आपस वाली चीज़ों को ऐड करके, अगर ये 18 जो भी मेरा क्वेश्चन पूछेगा उसके बराबर है तो ऑलवेज 0 ही निकल के आएगी, ठीक है। अगर ये दोनों टर्म्स की वैल्यूज़ अगर 18 है या कोई भी 24 हैं और क्वेश्चन में भी 24 पूछ ली गई तो वो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, ऑलवेज 0 निकल के आएगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी पे बेस्ड। हाँ 39 टर्म का 39 टाइम्स 41 टर्म के 41 टाइम्स के बराबर है। वही क्वेश्चन सेम यहाँ पे तो पूछा है इन्होंने कि 18 टर्म कौन सा होगा, 18 टर्म बताइए। कुछ नहीं, आपको वहीं चेक कर लेना है कि ऐड करने पे 80 ही तो नहीं आ रहा है, तो 41 39 80 होते हैं, मतलब ये जो 80वां टर्म है ये डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हैं कि मेरा 80 के बराबर ही होगा, मतलब सॉरी 0 के बराबर ही निकल के आएगा, क्योंकि ये ऐसे लॉजिक हैं जो आपको 0 तक ले जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही बनाए जाते हैं। क्यों, अच्छा कोई भी क्वेश्चन 10 सेकंड में सॉल्व हो जाता है, इसीलिए तो सॉल्व हो जाता है क्योंकि इस पर हमने पकड़ बना ली है। और जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो मैं कुछ ऐसे ट्रिक ढूंढता हूँ जिससे क्या हो, मेरा 10 सेकंड के अंदर या 20 सेकंड के अंदर आंसर मेरा आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये चेक कर लेता हूँ जल्दी से, अगर 80 के बराबर है जो मेरा क्वेश्चन में, अगर दूसरा होगा तो आप निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये ऐसे बनाए ही जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, ताकि आपका टाइम किल होने से बच जाए। तो डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।